जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? वालेकुम सलाम मैम, ठीक है। वालेकुम सलाम मैम। लगता है मैक्सिमम लोग मतलब आज इतने ही आने होंगे, 33 स्टूडेंट्स हैं बस। या थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। मैम कर लेते हैं स्टार्ट, ऑलरेडी 15 मिनट्स तो गुजर गए। अच्छा, कल वाला लेक्चर पढ़ा था या अभी नहीं पढ़ा? मैम पढ़ा था। उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो मैम। 2:15 पे हम फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि अगर किसी ने और ने आना है तो आ जाए।
चलिए ठीक है, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब 2:16 हो गए हैं, तो हम अगर किसी और ने आना हो तो साथ कर लेगा ज्वाइन। आज हमने बेसिकली जो टॉपिक पढ़ना है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से आगे टेक्निक्स पे आ गए हैं हम। पीसीआर जो है, पीसीआर आज हम पढ़ेंगे और जेल इलेक्ट्रोफिरोसिस। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट द पीसीआर एंड जेल इलेक्ट्रोफिरोसिस। पीसीआर का पता है आपको? पीसीआर क्या होता है? चेन रिएक्शन। पॉलीमराइज चेन क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसमें होता क्या है? डीएनए का स्मॉल पोर्शन जो है वो हम उसको डिटेक्ट करते हैं अगर कोई इसमें प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली इट्स अ टेक्निक जो कि हम डायग्नोस्टिक और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम किसी भी जीन या किसी भी जो है डीएनए को या आरएनए भी इसमें जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल को जो है वो चेक कर सकते हैं और फिर उसको जो है उसकी पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इट्स अ टेक्निक एंड यूज फॉर डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। वायरल डिजीजेस में स्पेशली जो है ये बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है, आजकल जितने भी वायरल डिजीजेस हैं वो पीसीआर के थ्रू ही हम डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए बाकी सारे टेस्ट जो हैं वो इतना वैलिड नहीं होते, तो हम जेनेटिक लेवल पे ही उनकी डायग्नोसिस पे आते हैं। तो जितने भी ये हेपेटाइटिस वगैरह है, आजकल कोरोना है, कोविड का जो है, इसके अलावा जितने भी और बाकी वायरसेस हैं उनको मोस्टली पीसीआर के बेस पे जो है हम डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हमने किसी जो है किसी भी जीन को मतलब आइडेंटिफाई करना हो कि वो हमारे में है, कोई बैक्टीरियल प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब आइडेंटिफिकेशन होगी तो मतलब वो डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली इट्स अ चेन के मतलब इसमें जो है एक चेन से जो है वो रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप हुआ, फिर उसको मल्टीपल टाइम उसका जो है वो टेस्ट दोबारा से होता गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो एक पूरी चेन चली रिएक्शंस की, फिर इस तरह से जो है वो कंटिन्यूस रहते हैं। और इसमें क्योंकि ये इंजाइम होता किसकी हेल्प से, पॉलीमरेज इंजाइम के थ्रू। हमने पढ़ा हुआ है ना कि मतलब जितनी भी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इसमें या किसी भी जेनेटिक मटेरियल को जो है बनाने के लिए में पॉलीमरेज इंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए इसमें जो है बेसिकली इंजाइम इन्वॉल्व है, पॉलीमरेज जिसको हम कहते हैं। PCR क्या है? PCR is a technique that takes specific sequence of DNA or small amount and amplify it to be used for further testing. ठीक है, एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है बेसिकली। एम्प्लीफाई क्या होता है? किसी चीज को करना। एम्प्लीफिकेशन क्या होती है? किसी चीज की क्वांटिटी को इंक्रीज करना। कि मतलब अगर कोई चीज बहुत ही कम अमाउंट में है और वो जो है डायग्नोस में हेल्प नहीं कर सकती, तो हम पीसीआर के थ्रू उसको एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं उसको। ठीक है, मतलब वो जेनेटिक मटेरियल एक वायरल डीएनए हमारी बॉडी में मौजूद है, लेकिन पीसीआर के बगैर वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो पीसीआर के थ्रू हम उसको जो है एम्पलीफाई करते हैं, उसकी अमाउंट को इंक्रीज करते हैं और फिर वो इस तरह से इजीली जो है वो टेस्ट किया जा सकते हैं और इस तरह से कोई भी डिजीज जो है वो डायग्नोज की जा सकती है। इट्स एन इन विट्रो टेक्निक। इन विट्रो टेक्निक क्या होती है? इन विट्रो टेक्निक क्या होती है? इन विट्रो टेक्निक्स हाँ जी बच्चों, इन विवो इन विट्रो का नहीं पता आपको? ये टर्म्स क्या होती हैं? मैम जो टेस्ट ट्यूब में मैम जो बनती है उस टाइप की टेक्निक्स होती हैं जो क्या? जिसमें कल्चर करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को या डीएनए को टेस्ट ट्यूब के अंदर। इन विट्रो इन विवो कोई भी ऐसी टेक्निक सोच रही है। इन विट्रो का मतलब है आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम लैब के अंदर इसको चेक करते हैं। अगर कोई इन विवो टेक्निक हो मतलब वो विद इन द ह्यूमन बॉडी या विद इन द जो ऑर्गेनिज्म जो है वो टेक्निक होती है। तो ये क्या है? इन विट्रो टेक्निक्स है, हम इनको लैब्स में करते हैं।
ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते ये, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर कि इसका पर्पस क्या है, कंडीशन और कंपोनेंट्स जो है वो क्या क्या रिक्वायर है। पर्पस क्या है, to amplify a lot of double-stranded DNA molecules or fragments with same size and sequence by enzymatic method and cycling condition, ठीक है। मतलब हम इस पे प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर स्टेप पे एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर जो है इसके टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम उसको जो है एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो हम जो भी फ्रैगमेंट डीएनए का फ्रैगमेंट हमने एम्पलीफाई करना है उसको सेम साइज और सीक्वेंस के साथ हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। कंडीशंस क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट, एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स और एक्सटेंशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब इसको आप स्टेप्स भी कह सकते हैं कि पहले हम डीनेचुरेशन करते हैं, फिर प्राइमर्स की अटैचमेंट होती है जो हमने फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई करना है, और फिर जो है उसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। प्राइमर्स का आइडिया है आपको, प्राइमर्स क्या होते हैं? जी मैम, क्या जो होते हैं इनिशिएट प्राइमर्स? करते हैं, जो इनिशिएट करते हैं रेप्लिकेशन को। यहाँ पे जी, यहाँ पे जो है इसकी एप्लीकेशन जो है वो इनिशिएट होती है। तो इनिशिएट पॉलीमरेज एंजाइम को हमने जब रेप्लिकेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि उसके पॉलीमरेज एंजाइम को हमेशा एक इनिशिएटिव सीक्वेंस चाहिए होता है। तो प्राइमर्स जो है वो एज ए इनिशिएटिव सीक्वेंस जो है वो एक्ट करते हैं, और इनको यूज करके पॉलीमरेज एंजाइम जो है फिर रेप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। फिर प्राइमर की अटैचमेंट होती है, अनीलिंग ऑफ प्राइमर्स, और फिर जो है प्राइमर जब अटैच हो जाते हैं तो वहां पे फिर पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एक्टिव होते हैं और फिर एक्सटेंशन होती है और एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि टेम्परेचर इसमें जो है मोस्टली 92 टू 94 डिग्री सेल्सियस होता है, 92 पे होता है, लेकिन कुछ एक दो जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डीएनए, कि हमने कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। लेकिन जो एक है कि 92 डिग्री सेल्सियस पे जो है सारे डीएनए जो है डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, हमारा डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो डीनेचुरेशन से क्या होगा, इसकी जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स वो ब्रेक हो जाती हैं और ये मेल्ट हो जाता है और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब डीएनए जो है वो इसमें जो है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ब्रेकडाउन के बाद जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन। डीनेचर हो जाता है ना ये। हाई टेम्परेचर पे कोई भी प्रोटीन्स हमारी जितनी भी हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है। तो ये भी डीनेचर हो जाता है एट द हाई टेम्परेचर ऑफ 92 डिग्री सेल्सियस। एनीलिंग क्या है कि प्राइमर्स की अटैचमेंट एट देयर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है। और प्राइमर हम किस तरह से डिजाइन करते हैं, जो हमने मतलब हमने जो है हेपेटाइटिस सी का जो है वो एक जीन को करना है, ठीक है। तो हम प्राइमर उसी जीन के जो है कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को यूज करके तो बनाते हैं, और इसमें मोस्टली 15 टू 20 न्यूक्लियोटाइड्स यूज किए जाते हैं प्राइमर। मतलब प्राइमर बहुत बड़ा सीक्वेंस नहीं होता, ये बहुत छोटा सा सीक्वेंस होता है। और आजकल जो है कमर्शियली प्रिपेयर्ड मिलते हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं बायोटेक कंपनीज जिनको हम कहते हैं कि हमें इस जो है जीन का प्राइमर चाहिए, तो वो हमें प्रिपेयर करके दे देते हैं। तो एनीलिंग के दौरान क्या होता है कि टेम्परेचर इसका स्टेप का जो है 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस चेंज हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसका क्या टेम्परेचर था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है उसका टेम्परेचर एनीलिंग टेम्परेचर जो है वेरी करता है। प्राइमर्स बाइंड थ्रू देयर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है। मतलब जी अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। एक्सटेंशन में क्या होता है, इसका टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस ही होता है, टाइम इसका जो है 5 टू 3 मिनट के लिए इस साइकिल में रहता है। और डीएनए जब प्राइमर अटैच हो जाते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज जो है प्राइमर के साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जो उनको यूज करके तो इसकी एक्सटेंशन कर देता है, इसकी जो है पॉलीमराइजेशन करता है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये चेंज हुए डीनेचर हुए थे, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुए थे, ये दोनों डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए, मतलब इनकी एम्पलीफिकेशन हो गई है, ठीक है। अब आगे ये जो है यूज हो गए, ये इनकी डीनेचुरेशन होगी, और फिर ये जो है वो इनकी फर्दर जो है वो एम्पलीफिकेशन होगी, फिर इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल होते हैं प्रॉपर इसके।
साइक्लिंग के मतलब हर एक साइकिल का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और टाइम होता है। लाइक दिस इज द डीनेचुरेशन प्रोसेस जो 92 डिग्री सेल्सियस पे होता है। दिस इज द एनीलिंग जो 50 टू 70 तक मोस्टली ये 50 टू 60 के दरमियान होता है। फिर एक्सटेंशन का जो है एक्सटेंशन जो है 70 पे मोस्टली होती है, और फिर जो है दोबारा से इसका जो है स्टार्ट हो जाता है डीनेचुरेशन, और इस तरह से दोबारा से वो साइकिल में आ जाता है। तो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सटेंशन क्या, मतलब वही एक्सटेंशन के बाद जो है फुली इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि दो जो है डीएनए जो हमने एम्पलीफाई करना था उसके दो मॉलिक्यूल जो है हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल की ही बात कर रहे थे हम कि ये प्रिंसिपल में मतलब ये सारी चीजें हैं कि हमने बेसिकली एम्पलीफिकेशन करनी होती है। इसकी कंडीशंस क्या है कि हमने उसके प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, उसको स्टेप्स डीनेचुरेशन, इनहीलिंग और फिर एक्सटेंशन से गुजारना होता है। हर स्टेप का एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है। तो दिस इज द ओवरऑल प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब हम एक क्योंकि मतलब बहुत कम अमाउंट में जब डीएनए हो तो उसकी एम्पलीफिकेशन की जाती है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे जो सीरम पूरी बॉडी में एक ही जो उसकी वायरल डीएनए की कॉपी थी, ठीक है, तो पीसीआर के थ्रू हम उसकी ऐसे एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली टेस्ट कर सकते हैं और फर्दर इस पे जो है वो टेस्टिंग की जा सकती है। सो दिस इज द पीसीआर बेसिकली, इट इज द एम्पलीफिकेशन प्रोसेस बेसिकली। इसके लिए कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए, इसकी प्रॉपर जो है डिफरेंट रेजेंट्स होते हैं। जैसे प्राइमर हम इसमें जो है डालते हैं, इसके अलावा डिफरेंट बफर्स और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हेल्प करती हैं पॉलीमराइजेशन के दौरान में, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या, और इसके अलावा इसकी जो पीएच को मेंटेन रखने के लिए और इस सभी चीजों के मेंटेन रखने के लिए हम डिफरेंट जो है वो रेजेंट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड 5 to 2.5 मिलीमोलर यूज किया जाता है। बफर जो है पीएच जिसकी 8.3 टू 8.8 तक होती है। डीएनटीपीस क्या होती है कि एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन और जो है हमारे पास बेसिस हैं, बेस पेयर्स हैं, वो यूज की जाती हैं और 20 to 200 माइक्रोलीटर जो है एक जो है पीसीआर में डाली जाती हैं। प्राइमर्स जो है उसकी 0.1 टू 0.5 माइक्रोलीटर डाला जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है 1 to 2.5 यूनिट्स डाला जाता है। और टारगेट डीएनए कहाँ से आता है, बेसिकली इसके लिए पहले डीएनए जो है सेपरेशन एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब एक अगर डायग्नोस्टिक लेवल पे बात की जाए तो उसमें यही होता है कि सैंपल लेके जो है मशीन में डाल देते हैं, वो खुद ही डीएनए सेपरेट करता है और फिर उसका पीसीआर प्रोसेस स्टार्ट करता है और फिर उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटल लेवल पे काम करते हैं ना तो आपको डीएनए भी खुद सेपरेट करना पड़ता है। डीएनए सेपरेशन के लिए आप क्या करते हैं कि अपने जो भी आपने सेल्स लिए हैं, आपने सेल्स में से डीएनए को सेपरेट करना है या सीरम में से डीएनए को सेपरेट करना है तो सीरम लेते हैं, फिर उसको डिफरेंट केमिकल्स रेजेंट डालते हैं कि वो जो है डीएनए को सेल से सेपरेट कर देता है। फिर डीएनए इसकी जो है प्रॉपर सेंट्रीफ्यूगेशन विद हायर स्पीड की जाती है, तो जो डीएनए सेपरेट हुआ होता है वो बॉटम में बैठ जाता है। फिर हम इसको चेक भी करते हैं कि डीएनए सेपरेट हो गया या नहीं हुआ बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। और फिर जब डीएनए हमारा एक्सपेरिमेंटल लेवल की ये मैं बात कर रही हूँ कि उस पर एक लंबा स्टेप होता है और जब हम लैब्स में काम कर रहे होते हैं तो फिर उस डीएनए को जो हमने सेपरेट किया होता है फिर हम उसको पीसीआर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट डीएनए, जो डीएनए हमने डिटेक्ट करना है और जो हमने सेपरेट किया है वो उसका टारगेट डीएनए का 1 माइक्रोग्राम जो है यूज करते हैं हम फॉर द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। इसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब ये सारे केमिकल रिएजेंट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो है डीएनए सीक्वेंस ऑफ टारगेट रीजन, मतलब जो टारगेट डीएनए की हमने बात की है, प्राइमर्स, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। और प्राइमर जो है मोस्टली 20 to 30 बेसिस होते हैं साइज में और कमर्शियली प्रिपेयर्ड मिल जाते हैं। इसके अलावा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, और इसका जो है टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं और इसको ये इनएक्टिवेट नहीं होता है एटलीस्ट 95 डिग्री सेल्सियस तक, ये जो है वो नहीं होता, डीनेचर नहीं होता। इसलिए क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम जो टेम्परेचर यूज करें 92 डिग्री सेल्सियस यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है जो कि थर्मोस्टेबल हो।
DNA thermocycler machine जिसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, which can be programmed to carry out heating and cooling of samples over a number of cycles. ठीक है, this is the instrumentation, this is the machine that is used for PCR process. ठीक है, हम जो है उसके अंदर सैंपल्स रख देते हैं, ये इसकी जो है लोडिंग ट्रे होता है। ठीक है, हम सारे सैंपल जो हमारा DNA है वो रख के और इसके अंदर सारी चीजें डाल के, जो हमने बात की है मैग्नीशियम क्लोराइड, DNTPs, प्राइमर्स, वो सारे डाल के तो जो है हम इसके अंदर रख देते हैं और इसकी प्रॉपर सेटिंग होती है। ठीक है, हमने सेट कर देते हैं कि हमने इसको कितने साइकिल्स पे जो है कितने साइकिल्स चलाने हैं और हर साइकिल का टेम्परेचर भी हम जो है इस पे जो है वो इनपुट कर देते हैं और इस तरह से वो प्रॉपर टाइम के बाद मोस्टली 45 to 1 आवर तक जो है इसकी साइक्लिंग प्रोसेस चलता है और उसके बाद जो है हम इसको निकाल के तो इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा DNA जो है वो एम्पलीफाई हो गया है या नहीं हुआ या उसको सेपरेट किया जाता है। सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यूज फॉर द थर्मोसाइक्लर मशीन कहते हैं बेसिकली। इसका फंक्शन बेसिकली एक ही है कि ये डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। अगर ये थर्मोसाइक्लर जो नहीं है तो बहुत पहले जब ये नहीं थी मशीन तो हम जो है वाटर बाथ यूज करते थे। वाटर बाथ मतलब वो 92 डिग्री सेल्सियस पे एक 70 to 70 मतलब जितने भी टेम्परेचर 60 पे एक 70 पे, तो बेसिकली इसका जो है ये प्रॉपर इन्वायरमेंट पर प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। तो अगर हम प्रॉपर टेम्परेचर बाहर मेंटेन कर सकते हैं तो वो उसमें भी हो सकता है, लेकिन फिर हमें साइकिल्स जो है वो खुद उसको देखना पड़ता है। तो ये जो है एक जो है तब से जब से ये मशीन आ चुकी है जिसने प्रॉपर इसको सारा सेट कर दिया तो बहुत इजी हो गया कि हम इसमें इजीली जो है वो रख देते हैं सैंपल और ये जो है कर देती है ऑटोमेटिकली। ये भी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे यूज होती है। ठीक है, जब आप हर जितनी भी लैब्स हैं उसमें अब डिफरेंट और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स में बस सैंपल रखो और उनको जो है प्रॉपर कंडीशंस लगा दो तो वो आपका हर रिजल्ट जो है एंड पे आपके कुछ टाइम में 30 to 40 मिनट्स में जो है आपका टोटल कंप्लीट रिजल्ट आ जाता है। लेकिन लैब्स में जो है और इंस्ट्रूमेंटल वर्क जो है एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है इन मशीन के थ्रू ही होता है। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ PCR के स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा है, एफिशिएंसी और फिडेलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये बहुत स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक जो हमने जिस सीक्वेंस को जो है एम्पलीफाई करना है ये सिर्फ उसी सीक्वेंस के लिए होगा। एफिशिएंट अगर एक थोड़ी अमाउंट में भी वो सीक्वेंस है तो जी वो हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं और ये इजीली जो है हर फील्ड में जो है यूज किया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ PCR वैसे तो हर वायरल और डिफरेंट बैक्टीरियल जो है उसको हम इससे चेक कर सकते हैं, लेकिन ये नाइजीरिया गोनोरिया जो कि बाकी जो है उससे चेक ही नहीं होते। वैसे ये क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन ये इसका जो डायग्नोस्टिक बाकी क्राइटेरियाज हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उनके थ्रू टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये PCR के थ्रू होता है। क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस, HIV, फैक्टर V5 लेडन, फोरेंसिक टेस्टिंग जितनी भी है उस सबको जो है हम PCR वहाँ पे PCR जो है एप्लीकेशन यूज होती है। मतलब ये मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है, सीक्वेंसिंग में यूज होती है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज हो रही है PCR। मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन जिनके हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें भी आगे ये मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी, इकोलॉजी, DNA फिंगरप्रिंटिंग, classification of organisms, genotyping, prenatal diagnosis, mutation screening, drug discovery, genetic matching, detection of pathogens, तो ये सारे जो है आइडेंटिफिकेशन मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन है और जो उसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं और इन सब में PCR यूज हो रहा है। इसके अलावा सीक्वेंसिंग क्या होता है कि हम जो DNA का सीक्वेंस मालूम करते हैं, ठीक है, तो ये उसमें भी यूज हो रही है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स उसके में फील्ड है, जीनोमिक क्लोनिंग है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में PCR यूज हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो बायोटेक की बात है, ये बायोटेक में आती हैं चीजें, और मॉलिक्यूलर में साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस और जीन एक्सप्रेशन स्टडीज जितनी भी है वो उसमें भी PCR यूज हो रहा है। तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत वाइड है और ये बहुत मल्टीपल फील्ड्स में जो है आजकल यूज हो रहा है। और आजकल जो है मोस्टली जेनेटिक लेवल पे ही काम जा रहा है। मतलब जितने पहले बहुत लंबे टेस्ट चलते थे, फिर हमें जाकर पता चलता था कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है या कोई और ऑर्गेनिज्म है जो इफेक्ट कर रहा है, लेकिन अब जो हम सिंपली PCR प्रोसेस के थ्रू जो है एक दिन में सारी चीजें सामने आ जाती है। नेक्स्ट इज द टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का आइडिया है आप लोगों को? जी मैम।
डीएनए और आरएनए को सेपरेट करते हैं साइज के अकॉर्डिंग। आवाज ठीक नहीं आ रही किसी की भी, किसी को आइडिया मैंने है? कहा डीएनए और आरएनए को सेपरेट करते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग। हाँ जी बिल्कुल, हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जो है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करके तो उनके साइज की बेस पे, साइज और चार्ज की बेस पे हम उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और फोरेसिस मतलब उसकी सेपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम डिफरेंट केमिकल्स मॉलिक्यूल्स को उनके चार्ज टू बेस रेशियो, साइज रेशियो की बेस पे जो है वो सेपरेट करते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक चार्ज। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ वाइडली, इलेक्ट्रोफोरेसिस बात की जाए या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सेम थिंग, ठीक है। एगरोस जेल मोस्टली इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज की जाती है, इसलिए इसका नेम ही एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रख दिया गया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अब देखो हमने जो है हमने डीएनए सेपरेशन कर ली है, ठीक है। हमें लगता है कि सैंपल में किसी में जो है किसी वायरल या कोई और जो भी जीन हमने डिटेक्ट करनी है उसको हमने सेपरेट कर लिया है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि जी इसमें जो है डीएनए या कोई जीन जो है वो सेपरेट हमने कर ली है या नहीं की है, मतलब तो उसके लिए फिर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो है जो सैंपल हमने कहते हैं कि हमने इसमें डीएनए सेपरेट कर लिया हुआ है तो उसको हम एक जेल के ऊपर जो है वो रन करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करते हैं। और अगर तो वो जीन प्रॉपर सीक्वेंस उसका होता है, प्रॉपर के वो कितने सीक्वेंस या बेस पेयर्स की होती है, उसके साथ एक लैडर प्रोवाइड किया जाता है। लैडर क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। कि स्टैंडर्ड में इस साइज पे की जीन होगी तो वो इस लेवल पे आके रुक जाएगी। लैडर में ये चीजें होती हैं कि मतलब 500 बेस पेयर किया है तो वो इस जगह पे रुकेगी, 200 बेस पेयर किया है या इससे ज्यादा बेस पेयर किया है तो वो इस जगह पे आकर रुकेगी, तो उसको लैडर कहा जाता है, ठीक है। तो उसके साथ जो है हमने जो डीएनए सैंपल्स हमने सेपरेट किए होते हैं वो हम लोड कर देते हैं, फिर उसको प्रॉपर उसका टेम्परेचर होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज जब अप्लाई किया जाता है तो अगर डीएनए सेपरेट है, वो जीन प्रॉपरली सेपरेटेड है तो वो मूव करेगी अपनी चार्ज और साइज की बेस पे, और जो लैडर की वो बेस पेयर होगा उस बेस पेयर पे जाके रुक जाएगी। तो इस तरह से हमें उस जीन का साइज पता चल सकता है। इस तरह से हम डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट प्रोटीन हमारी बॉडी में होती है ना, लाइक जो है बहुत सारी प्रोटीन्स जो है उनकी डिफरेंट, हीमोग्लोबिन की बात की जाए, अल्फा हीमोग्लोबिन है, बीटा हीमोग्लोबिन है, गामा हीमोग्लोबिन है। तो अगर हम उनको सेपरेट करेंगे तो हम उन प्रोटीन्स को जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करेंगे और हर प्रोटीन जो है अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें हीमोग्लोबिन की डिफरेंट टाइप्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए है या आरएनए है उनको सेपरेट करने के लिए, उनके एनालिसिस करने के लिए ये टेक्निक यूज होती है। Agarose gel electrophoresis is routinely used for preparation and analysis of DNA. Gel electrophoresis is a procedure that separates molecule on the basis of their rate of movement through a gel under the influence of an electric field. We will be using agarose gel electrophoresis to determine the presence and size of PCR products. इसका प्रिंसिपल क्या है कि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए विल माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव पोल, ठीक है। तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज की बेस पे। एन एगरोस जेल इज यूज्ड टू स्लो द मूवमेंट ऑफ डीएनए एंड सेपरेट बाय साइज। तो जैसे मतलब साइज, अगर किसी जीन का साइज या डीएनए का साइज ज्यादा है तो उसकी मूवमेंट उतनी कम होगी, और जिसका साइज जो है कम है तो उतना ही ज्यादा मूव करेगा। तो इस तरह से हम उनको उनके साइज की बेस पे जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। डीएनए फास्ट किस तरह से मूव करेगा, मतलब वही जो है या इसकी जो है हाउ फास्ट विल द डीएनए माइग्रेट, तो ये डिपेंड करता है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बफर जो हम यूज कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ एगरोस जेल की डेंसिटी कितनी है, साइज ऑफ द डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर साइज ऑफ द डीएनए है कि डीएनए का साइज कितना है, ठीक है। ये बाकी सारे फैक्टर्स जो है हम खुद से जो है वो डिसाइड करते हैं, मेंटेन करते हैं। स्मॉल डीएनए मूव फास्टर देन लार्ज डीएनए, जैसे ये स्मॉलर जो है ये हमने सैंपल इसमें लोड किए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की
तो एक यहाँ पे आके मूव रुका है, एक यहाँ पे आके रुका है। तो ये जो पीछे है इस मतलब इसका कि वो उसका साइज जो है ज्यादा था और इसका साइज जो है कम था, इसलिए इसने ज्यादा मूव किया और इसने कम मूव किया। तो ये साइज की बेस पे जो है इसकी मूवमेंट होती है। Within an agarose gel, linear DNA migrates inversely proportional to the log 10 of their molecular weight. एगरोस जेल जो हम बनाते हैं बेसिकली ये कमर्शियली प्रिपेयर्ड मिलती है पाउडर फॉर्म में, फिर हम इसको लैब में खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो किस तरह से? बेसिकली इट्स अ स्वीटेंड एगरोस जेल हैव बीन ईटन इन द, पहले जो है खाने में यूज की जाती थी इन 17th सेंचुरी। फिर जो है एगरोस वाज फर्स्ट यूज्ड इन बायोलॉजी व्हेन रॉबर्ट कोच यूज्ड इट एज अ कल्चर मीडियम फॉर ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया इन 1882। ठीक है, उसके बाद ये जो है एक्सपेरिमेंटल लेवल में यूज होने लगी बाय द रॉबर्ट, जब उसने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया। उसके बाद जो है an illustration of जो है रॉबर्ट कोच वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट एगर फॉर यूज इन कल्चरिंग बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कल्चर के लिए यूज होती है एगरोस जेल। ठीक है, और फर्दर ये जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में भी यूज होती है। इसको हम बनाते हैं किस तरह से कि इसका प्रॉपर जो है बनाने के लिए एगरोस जेल इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग एगरोस पाउडर विद अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास बफर जो है बफर होता है और साथ में एगरोस जेल हम उसको मैयर कर लेते हैं। फ्लास्क में हम जो है एगरोस जेल डाल के तो जी बफर डाल देते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और ये तब जो है इसका कलर जो है वाइट कलर का होता है, मतलब जो है मिल्की सा कलर होता है। फिर हम उसको बॉईल करते हैं जब तक कि वो क्लियर ना हो जाए, बिल्कुल जैसे पानी की तरह होती है वैसे हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये डिजोल्व हो गई है। फिर उसको ठंडा करते हैं और फिर उसको ट्रे में डाल देते हैं। ठीक है, हम इसको दोनों को मिक्स कर लेते हैं और फिर जो है बफर सॉल्यूशन में और फ्लास्क के अंदर डाल के इसको सेवरल टाइम्स जो है वो मिक्स करते हैं। ये इस तरह का कलर होता है इसका जब हम इसको मिक्स करते हैं। फिर इसको जब बॉईल किया जाता है तो ये जो है क्लियर हो जाता है और इस पॉइंट तक हम इसको बॉईल करते हैं जब तक कि वो क्लियर ना हो। Gently swirl the solution periodically when heating to allow all the grains of agarose to dissolve. Be careful when boiling. The agarose solution may become superheated and may boil violently if it has been heated too long in a microwave oven. ठीक है, ये ट्रे होती है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रे होती है जिसमें हम जेल को पोर करते हैं। ये जो है ये कॉम्स हैं। कॉम्स का क्या फंक्शन है, इसमें हम एक रखते हैं मोस्टली जहाँ पे हमने जो है डीएनए सैंपल्स जो है लोड करने होते हैं। बाकी जितने भी आपने लोड करने हो उतनी कॉम्स जो है वो रख सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि ये जेल जब हम डालते हैं तो वो वाटर की फॉर्म में होती है, जैसे जेली हम बनाते हैं वाटर फॉर्म में होती है, फिर हम उसको रख देते हैं लोअर टेम्परेचर पे तो वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से भी ये है, जब हम इसको रख देंगे और ये इसका टेम्परेचर लो होगा तो ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कॉम्स उस वक्त जो है इनके अंदर जो है वो प्रॉपर होल से बना देगी जिसमें फिर हम बाद में सैंपल लोड करते हैं। Allow the agarose solution to cool slightly 60 degrees Celsius तक and then carefully pour the melted agarose solution into the casting tray. Avoid air bubbles. ठीक है, दिस इज द फॉर्म और ये डाल दिया हमने, तो ये जितने अंदर मर्ज हो गए हो ये उतने जो है इसके अंदर होल बना देते हैं। Each of the gel form should be submerged in the melting agarose solution. ठीक है, फिर ये जेल फॉर्म ऐसे बन गई है। ठीक है, अब ये जो है वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। When cooled, the agarose polymerizes, forming a flexible gel. It should appear lighter in color when completely cooled, 30 to 45 minutes तक जो हम इसको रखते हैं। फिर ये जो है जेल में कन्वर्ट होती है। केयरफुली रिमूव द कॉम्स एंड टेप। ये जो टेप है ये टेप हमने लगाई होती है इसको प्रॉपरली, ताकि वो जो हम वाटर फॉर्म में उसको डालेंगे तो वो लीक ना हो। और ये कॉम सारी जो है निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ये वाली जो है हमारे पास जेल प्रिपेयर्ड होती है। फिर ये जो है ये टैंक है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर इसको कहते हैं। फिर हम इसको जो जेल है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के अंदर जो है वो लोड कर देते हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट्स क्या चाहिए होते हैं हमारे पास, पावर सप्लाई, जेल टैंक जिसमें हम जेल टैंक रखते हैं, कास्टिंग ट्रे जिसमें हमने जो है जेल जो है वो बनाई है। ठीक है, इसका लैडर कवर जो है, और इसके अलावा कॉम्स जो हमने यूज किए हैं फॉर जेल बनाते हुए। तो ये सारा इक्विपमेंट है जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है।
ठीक है, ये सारे वेल्स हैं। अगर हमने सिर्फ कुछ जो है डीएनए को करना हो सेपरेट, तो हम सिर्फ एक ही लाइन में वेल्स बनाते हैं और फिर उनको जो है सेपरेट करते हैं। मल्टीपल तब वेल्स बनाएंगे जब हमने बहुत सारे डीएनए सैंपल्स जो हैं वो सेपरेट करने हों। एड इनफ इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर, जब हम जेल डालते हैं तो फिर इसमें हम बफर डालते हैं। बफर इतना डालते हैं कि ये जो है ये जेल जो है ये प्रॉपरली उसमें सबमर्ज हो जाए। Cover the gel to a depth of at least 1 mm. Make sure each well is filled with buffer. उसके बाद सैंपल प्रिपरेशन होती है। ठीक है, सैंपल प्रिपरेशन में क्या होती है कि जो डीएनए हमने सेपरेट करना है, तो वो जो हमने केमिकल रिएजेंट्स पहले पढ़े हैं पीसीआर में, वो सारे हम उसमें ऐड करके तो सैंपल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मिक्स द सैंपल ऑफ डीएनए विद द 6x सैंपल लोडिंग बफर बेसिकली इसमें यूज करते हैं हम। These allows the samples to be seen when loading into the gel. Loading buffer क्यों डालते हैं? Loading buffer में जो है एक प्रॉपर कलर होता है ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ठीक है, और ग्लिसरॉल फॉर वेट होता है, और इसके अंदर हम डीएनए जो हमने सेपरेट करना है या प्रोटीन्स जो सेपरेट करनी है वो मिक्स करते हैं। बफर का क्या काम है? तो ये पीएच मेंटेन करने में, और इसके अलावा जो कलर्ड है इसको जब ये सेपरेट हो जाएगा तो इसको विजिबली देखने के लिए यूज होता है, और ग्लिसरॉल के वो प्रॉपरली जो है वो स्टॉप हो जाए जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द साइज। तो ये सारी चीजें डाल के हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं। फिर जेल जो जहाँ पे हमने वेल्स बनाए थे, जहाँ पे कॉम्स थी जेल के अंदर, वहां पे जो है हर वेल के अंदर हम डीएनए का सैंपल सेपरेट सेपरेट, ये नहीं एक हर सैंपल, एक सैंपल जो है एक वेल में डालेंगे, फिर नेक्स्ट सैंपल नेक्स्ट वेल में डालेंगे, तो उसकी जो है हम लोड करेंगे। केयरफुली प्लेस द पाइपेट tip over a well and gently expel the sample. The sample should sink into the well. Be careful not to puncture the gel with the pipette tip. ठीक है, मतलब सेपरेट जो है बाकी जगहों पे जो है उसको सेपरेट नहीं होना चाहिए। जब हमने सैंपल लोड कर दिया उसके बाद हम इसको कवर कर देते हैं और इलेक्ट्रिक जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो जब प्रॉपर टाइम होगा तो जी ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, मूव करेंगे ये वेल से, और जी इसकी मूवमेंट है डिफरेंट आगे को। ठीक है, आफ्टर द करंट इज अप्लाइड मेक श्योर द जेल इज रनिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, कुछ देर में हम नोट कर लेते हैं कि ये सही जो है डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, कि मतलब जो वेल से उससे ऑपोजिट ही मूव कर रहे हैं ना। अगर नहीं तो मतलब हो सकता है हमने गलत साइड पे जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई की अप्लाई किया हो, या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो है ये लैडर है बेसिकली। ठीक है, जो मैंने बात की थी कि हम लैडर अप्लाई जो है वो यूज करते हैं, और लैडर में जो है वो हमें डिफरेंट हमने नोन जो है वो बेस पेयर्स का डीएनए जो है उसमें एम्बेडेड होते हैं। तो जब यहाँ से डीएनए जो है वो सेपरेट होंगे तो वो किसी एक पोजीशन पे जो है रुकते हैं, तो इस तरह से हमें उनका साइज जो है वो पता चल जाता है कि अगर वो इधर आके रुका है तो मतलब उसमें 850 बेस पेयर्स हैं, 650 बेस पेयर्स हो सकते हैं, अगर इधर है तो 5000 बेस पेयर्स हैं। Inclusion of a DNA ladder on the gel makes it easy to determine the sizes of unknown DNAs. ठीक है, जब हमें unknown DNAs हो, जब हमें उनका साइज ना पता हो, तो तब हम लैडर अप्लाई करते हैं ताकि हम इजीली उसको डिटेक्ट कर सकें। As an alternative to purchasing costly DNA ladders, one can be created using mealworm, मतलब वो जो है, लेकिन यूजुअली जो है लैडर ही यूज किया जाता है ताकि हम इजीली उसको जो है डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, जब ये हो जाता है तो स्टेन किया जाता है इसको प्रॉपर्ली। जब हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो फिर उस जेल को निकाल के स्टेन किया जाता है ताकि हम अल्ट्रावायलेट लाइट में जो है प्रॉपर्ली उसको चेक कर सकें कि वो कहाँ पे जो है मूव किया है। Ethidium bromide binds to DNA and fluorescence under ultraviolet light, allowing the visualization of DNA on a gel. Ethidium bromide can be added to the gel running buffer before the gel is run, or the gel can be stained after it has run. ठीक है, या तो हम उसको पहले ही डाल सकते हैं या आफ्टर जब जेल जो है उसमें रन हो जाती है, डीएनए सेपरेट हो जाते हैं, तब हम इसको उसके बाद स्टेनिंग कर सकते हैं। एक्चुअली जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हम अप्लाई करते हैं और डीएनए सेपरेट हो जाते हैं, तो फिर हम इसको अल्ट्रावायलेट लाइट के जो है प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके साथ अल्ट्रावायलेट जो है कंटेनर होता है, उसके अंदर रख देते हैं, और फिर सिस्टम पे हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि
हमारी जीन जो है या डीएनए जो है वो किस साइज पे आके जो है रुका है और उसका साइज क्या होगा। तो इस प्रोसेस के लिए कि अल्ट्रावायलेट लाइट में जो इजीली डिटेक्ट हो सके उसके लिए हम स्टेनिंग यूज करते हैं एथीरियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट में जो है अल्ट्रावायलेट सोर्स के साथ जब हम देखेंगे तो फिर हमें जो है उसकी पोजीशन जो है इजीली नजर आएगी। ये अब साइज जो है वो डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, ये डीएनए लैडर है। यहाँ पे हमने वेल्स, ये वेल्स थे। ठीक है, यहाँ पे हमने सैंपल डाले, ये दोनों लैडर्स शो कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ये रन करके डी पीसीआर प्रोडक्ट जहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक इससे थोड़ा पीछे है और इसी लेवल पे, मतलब 500 बेस पेयर के साइज पे जो है वो हमारे पास आया है। तो इस तरह से हम अननोन डीएनए जो है उनका साइज जो है पता कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो ये चीजें थी, आज हमने पीसीआर और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा है। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये समझ आया है या समझ नहीं आया, बिकॉज इट्स बेसिकली न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। मैम आ गई है समझ। जी, समझ आ गया? यस मैम आ गया समझ। ठीक है, इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग दोबारा मेरे से जो है, आप फ्राइडे को हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, तो फ्राइडे को आप लोग मेरे से फर्दर इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, ओके मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है वैसे तो पूछ लो अभी। ये दोनों टेक्निक्स आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई कहीं पे? जी मैम, पढ़ी थी मैट्रिक। यस मैम। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके अलावा आप कहीं और से भी, मतलब डिफरेंट बुक से भी पढ़ सकते हो इसको, और जो भी प्रॉब्लम हुआ आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, जी मैम। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है फिर लीव कर दूं नो क्लास? मैम। और मैम इस क्लास की रिकॉर्डिंग हमें एलएमएस से मिलेगी? हाँ जी, एलएमएस पे अपलोड करूंगी मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग। और मैम ये लेक्चर 9 था कि 10? 10 था, 10 था ना? तो मैं, यस मैम ऊपर इसके 10 लिखा हुआ था, लास्ट टाइम तो हमने 8 पढ़ा था। वो उसमें फिर वो हो गया होगा, 9 ही लेक्चर होगा वो, एक्चुअली ड्यूरिंग द उसमें हो गए। ओके मैम ठीक है। चलें ठीक है, फिर आप सब लोग अपना ख्याल रखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज मैम। ओके, अल्लाह हाफिज।